वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास रॉयल अकेडमी। आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हमारा मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर कंटिन्यू है। मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, इसी टॉपिक में कल हमने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और बायो-सावर्ट लॉ, और उसका एक एप्लीकेशन हमने देखा था स्टूडेंट। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ का सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे। इसमें हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। इसमें आज हम लोग एक ही टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग इसी डेरिवेशन को करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, लंबे ऋजुरेखीय धारा वाली चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको आज हम लोग डिराइव करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल। हम लोग एक वायर ले लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, मान के चलते हैं स्टूडेंट एल लंबाई है। सबसे पहले हम लोग वायर ले लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है स्टूडेंट। क्लियर? हम लोग क्या ले रहे हैं, वायर ले रहे हैं जिसका लेंथ कितना है, मान के चलते हैं एल है। अब इस एल वायर में जैसे ही हम लोग आई करंट अप्लाई कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके चारों तरफ एक क्या बन जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। इसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमको फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल, माना एक तार लेते हैं लंबाई एल का, जिसमें हमने आई धारा प्रवाहित किया, आई करंट इज फ्लो। अब जैसे आई करंट फ्लो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स अराउंड इट, इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। अब हमको किसी बिंदु पी पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर स्टूडेंट? तो डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, हमको इसको क्या लेना पड़ेगा, इसमें स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं ए बी। क्या कंसीडर करते हैं, स्मॉल एलिमेंट ए बी। एक अल्पांश हम लोग मान लेते हैं, वो अल्पांश क्या है, ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है, डी एल है। अब इसका जो वायर का सेंटर पॉइंट है वो ओ है। वायर का जो सेंटर पॉइंट है उसको क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, ओ है, केंद्र बिंदु ओ है मान लेते हैं। ओ से जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, मान के चलते हैं आर। ये स्टूडेंट, ओ से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो क्या डिस्टेंस है, आर है। अब ये अल्पांश को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, इधर बना देते हैं ए, ये हो गया अल्पांश। अब हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ए से पी को, बी से पी को। अब यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, थीटा। क्या बन जाएगा यहाँ पे एंगल, अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ऊपर में एक एंगल, ये कंस्ट्रक्शन से हम लोग बढ़ा देते हैं, कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, मान के चल रहे हैं थीटा एंगल बनेगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब ये थीटा है तो कंसीडर है करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा एंगल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वायर लिया जिसकी लंबाई एल है, इस पर आई करंट अप्लाई किए। जैसे ही आई करंट अप्लाई करेंगे, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमको सेंटर ओ से पॉइंट पी तक का निकालना है स्टूडेंट। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर दिए, एक इसमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए इसमें स्मॉल एलिमेंट अल्पांश की परिकल्पना की, वो अल्पांश ए बी डी एल हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब अगर ये टोटल एंगल मान के चलते हैं फाई बन रहा था, तो अब स्मॉल एलिमेंट पे जो एंगल बनेगा उसको क्या बोल देंगे, डी फाई। क्या बोल देंगे स्टूडेंट, डी फाई। और कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं सी पर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर किस पर डाल देते हैं, सी पर डाल देते हैं स्टूडेंट। अब जैसे ही सी पर डालेंगे तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है यहाँ पर तक? कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इसमें अगर हम लोगों को सॉल्यूशन लेना है तो सबसे पहले बायो-सावर्ट लॉ से, कौन से नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से। बायो-सावर्ट नियम से क्या जानते हैं हम लोग, बायो-सावर्ट लॉ से,
dB इज इक्वल टू क्या होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट। अब एक ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग? ACP में इन ट्राइंगल ACP क्या ले लेते हैं AC और P में। ये मान के चलते हैं डिस्टेंस R है। तो हमको पता है अगर हम लेना चाहें ACP ट्राइंगल में यहाँ D फाई एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? D फाई। तो साइन D फाई इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये अपन जानते हैं। अब परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन D फाई बराबर AC अपॉन और H कितना हो गया हाइपोटेनस कितना हो जाएगा R। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा? AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R साइन D फाई। कितना हो जाएगा R साइन D फाई। क्लियर है स्टूडेंट? यदि कोण अत्यधिक छोटा हो, कोण अत्यधिक छोटा हो, if angle is very small, if angle is very small, अगर कोण अत्यधिक छोटा हो तो हम लोग क्या करेंगे साइन डी फाई की वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगी? डी फाई। ये आप लोग बेसिक याद रखेंगे। अगर कभी भी एंगल छोटा हो जाता है साइन जीरो की वैल्यू अपने को पता है 0 होती है। उसी तरीके से अगर साइन में कभी भी वैल्यू छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू को उस वैल्यू के इक्वल ही मान लिया जाता है। साइन डी फाई इक्वल टू कितना मान लेंगे? डी फाई। तो AC इक्वल टू कितना आ गया हमारा? R साइन डी फाई। इक्वेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट? 1। इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट अभी चल रहा है, इसको रिपीट भी करेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे? दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। अभी हमने कौन सा ट्राइंगल लिया? ACP में। अब हम लोग ले लेते हैं ABC में। कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? इन ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल? ABC में। क्लियर स्टूडेंट? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AC और हाइपोटेनस कितना है मान के चलते हैं? DS। कितना है मान के चलते हैं स्टूडेंट? ये 90 डिग्री मतलब ये परपेंडिकुलर दिख ही रहा है हमको। क्लियर है? तो ये AC इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे? DL साइन थीटा। कितना आ गया स्टूडेंट? DL साइन थीटा। अब ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? यहाँ पे इक्वेशन 2 कर देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। इक्वेशन 2 और 3 एक दूसरे के बराबर दिख रहा है। तो DL साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? R D फाई। R D फाई, यहाँ पे D फाई रखेंगे। R D फाई किसके इक्वल हो जाएगा? R D फाई के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इक्वेशन 4 से यहाँ पर DL साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये dB इज इक्वल टू क्या दिखेगा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई, फिर हमारा दिखेगा I R D फाई अपॉन R स्क्वायर। एक बार कैंसिल हो गया तो dB इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू आ गई म्यू 0 अपॉन 4 पाई I D फाई बाई R। क्लियर है स्टूडेंट? ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ये आपका 4 था। इसको अच्छे से प्रॉपर भी तरीके से लिख लेते हैं। तो इसका हम लोग डेरिवेशन को एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक L लंबाई का तार ले लिया। इस L लंबाई के तार में हमने आई करंट अप्लाई किया, आई धारा प्रवाहित की, तो इसके चारों तरफ एक क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड बन गया, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B का वैल्यू निकालना है। अब B का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट इसमें एज्यूम करते हैं, मानते हैं, अल्फांस ले लेते हैं AB, जो AP से कितनी दूरी पर मौजूद है मान के चलते हैं R दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है स्टूडेंट, ये थीटा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा एंगल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इस थीटा को आप लोग ऐसा ना बना के, ज्यादा बेहतर है कि हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन ना करके इस थीटा को यहाँ बना दें। क्लियर? अब यहाँ से बन रहा है, इसको उल्टा देख लेते हैं डायग्राम को, तो ये थीटा एंगल बन रहा है स्टूडेंट। क्लियर? अब थीटा एंगल बन रहा है सबसे पहले इसमें बायो सावर्ट लॉ लग जाएगा। बायो सावर्ट लॉ क्या है? dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई R स्क्वायर। अगर टोटल एंगल फाई बन रहा है तो स्मॉल एंगल क्या बनेगा? इसमें मान के चलते हैं D फाई। टोटल एंगल फाई है तो स्मॉल एलिमेंट में बनने वाला एंगल D फाई हो गया। तो पहला ट्राइंगल ले लेते हैं ACP में। साइन D फाई बराबर क्या होता है? लंब बटा काट। क्या होता है? लंब बटा काट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? AC, हाइपोटेनस क्या है? H। H मतलब ये हो गया R, तो
तो AC बराबर क्या हो गया r sin d फाई। अगर कोण अत्यधिक छोटा है, एंगल इज वेरी स्मॉल, कोण बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तो sin d फाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, d फाई की। ये टर्म आपको याद रखना है। अगर कभी भी आपका वैल्यू cos थीटा की वैल्यू अगर थीटा के इक्वल कब होगी, जब आपका एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल कब होगी, जब एंगल आपका स्मॉल हो जाएगा। जब भी कोण अत्यधिक छोटा होगा, जब भी एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, तब वहां पे वैल्यू, उस वैल्यू का एंगल का वैल्यू थीटा के बराबर हो जाता है। जो भी यहाँ पे दिया रहता है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, sin d फाई की जगह में क्या पुट कर दिया यहाँ पे d फाई। फिर हमने दूसरा ट्रायंगल लिया ABC, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin थीटा इक्वल टू AC अपॉन DL हो गया। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लंब बटा खंड, तो AC बराबर DL sin थीटा। ये भी AC के बराबर है, ये भी AC के बराबर है, तो DL sin थीटा का मान किसके बराबर हो गया, r d फाई के बराबर हो गया। इक्वेशन 4। अब DL sin थीटा का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो DL sin थीटा का मान क्या आ गया, μ0.4 पाई I r d फाई बाई r स्क्वायर। एक तो r कैंसिल, तो इक्वेशन 5 का मान आ गया dP बराबर μ0.4 पाई I d फाई बाई r। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पर तक? अब इसके आगे हमको क्या करना है, लास्ट और फाइनल ट्रायंगल लेना है AOP में। एक मिनट रुकेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोगों को लेना है इन ट्रायंगल AOP में। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, AOP में ट्रायंगल ले लेते हैं। तो AOP में अभी मैंने कुछ नहीं माना था, माना ये दोनों के बीच का डिस्टेंस A है और ये वाला डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, x है। कितना है स्टूडेंट, x। O से P की जो दूरी है x है, और ये जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, A है। तो हम लोग एक ट्रायंगल एज्यूम कर रहे हैं AOP में। तो AOP में लेंगे तो इन ट्रायंगल AOP cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा खंड। cos फाई बराबर, क्लियर स्टूडेंट्स, cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस क्या है हमारा x और खंड क्या है हमारा r, तो ये हो जाएगा x अपॉन r हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 1 अपॉन r की वैल्यू क्या निकलेगी, cos फाई अपॉन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन r। यहाँ से 1 अपॉन r की वैल्यू क्या आ गई, cos फाई अपॉन x। इस 1 अपॉन r का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमारा dv का वैल्यू कैसे दिखेगा, dv इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू दिखेगी μ0.4 पाई I cos फाई d फाई बाई क्या दिखेगा स्टूडेंट, x। क्या दिखेगा, x। इस 1 अपॉन r की जगह हमने क्या पुट कर दिया, cos फाई d फाई बाई x। क्लियर स्टूडेंट? मतलब हमको यहाँ पर से क्या करना है, तीसरा ट्रायंगल लेना है AOP, उससे cos फाई की वैल्यू निकालना है। cos फाई इज इक्वल टू आधार बटा खंड, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos फाई अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन r। वैल्यू को पुट कर देना है, तो I cos फाई d फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना हो गया स्टूडेंट। अब ये क्या है, छोटी वैल्यू है, इसको अगर हम लोगों को क्या करना है, पूरे कंप्लीट के लिए अगर निकालना है, तो कंप्लीट के लिए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे। इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे। एक हमने वायर लिया था जिसका सेंटर पॉइंट O है, पॉइंट P पर हमको डिस्टेंस निकालना है। तो माना यहाँ पर जो पॉइंट है B है, और एक नीचे से एक पॉइंट ले लेते हैं B डैश। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, B डैश। यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है मान के चलते हैं फाई 1, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है मान के चलते हैं फाई 2। तो अगर हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन साइन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन μ0.4 पाई I cos फाई d फाई बाई x हो गया। अब ये 0 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, b तक, और इसको क्या ले लेंगे, फाई 2 से लेकर कहाँ तक, फाई 1 तक, और क्या पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस साइन। क्यों, एक एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, दूसरा एंगल नीचे की तरफ बन रहा है। तो ऊपर वाले एंगल के लिए फाई 1, नीचे वाले एंगल के लिए क्या ले लेंगे, माइनस फाई 2। dB का इंटीग्रेशन मैंने पहले बताया b होगा 0 से लेकर b तक। इसमें क्या होगा, μ0.4 पाई कांस्टेंट, I अपॉन x कांस्टेंट। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन माइनस फाई 2 से लेकर फाई 1 तक, cos फाई d फाई क्या हो गया, cos फाई d फाई हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है आप लोगों को? मतलब हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन करने के कारण छोटी वैल्यू को बड़ा करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने इंटीग्रेट किया 0 से लेकर b तक, और यहाँ पे लिमिट क्या ले लिया, माइनस फाई 2 से लेकर फाई 1 तक। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, b एक बार क्या करेंगे, b एक बार क्या करेंगे 0, तो b माइनस 0 हो गया, और ये हो जाएगा μ0.4 पाई I अपॉन x। अब cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin फाई, लेकिन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है, माइनस फाई 2 से लेके
फाई 1 तक रखना है। तो यहाँ आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स। एक बार क्या रखेंगे साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। क्लियर स्टूडेंट? सॉरी ये फाई 1 रखेंगे और यहाँ माइनस करके साइन क्या रखेंगे माइनस फाई 2 रखेंगे। क्लियर है? मतलब एक बार फाई की जगह में फाई 1, एक बार फाई की जगह में माइनस फाई 2, बीच में माइनस है। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स और ये क्या हो जाएगा साइन फाई 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन फाई 2। इफ यदि फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90 डिग्री, फाई 1 और फाई 2 दोनों की जगह में कितना रख देते हैं 90 डिग्री, तो b इज इक्वल टू हमारी वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स साइन 90 प्लस साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स 1 प्लस 1। तो b इज इक्वल टू फाइनल आंसर हो गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन एक्स और यूनिट क्या मिलेंगे स्टूडेंट वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? फिर से देख लेते हैं हमारा जो dB का वैल्यू आया था, dB की वैल्यू क्या आएगी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बाई एक्स। ये हमारी dB की वैल्यू थी। dB की वैल्यू क्या थी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बाई एक्स। ये एक छोटी वैल्यू है, इसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं दो अलग अलग एंगल लेते हैं, ऊपर फाई 1 नीचे फाई 2। अब इसका वैल्यू पूरा करने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके b तक और माइनस फाई 2 से लेके फाई 1 तक। माइनस साइन फाई 2 में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको क्या करना है स्टूडेंट, क्योंकि हमको क्या करना है वैल्यू जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव होगी और जो नीचे की तरफ रहेगी उसको नेगेटिव लेते हैं। अब म्यू 0 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट आई अपॉन एक्स कांस्टेंट dv का इंटीग्रेशन b होता है 0 से लेकर b तक और ये माइनस फाई 2 से लेकर फाई 1 तक cos फाई डी फाई। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है sin फाई माइनस फाई 2 से लेकर फाई 1 तक। एक बार फाई की जगह में फाई 1 रखेंगे, एक बार फाई की जगह में माइनस फाई 2 रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin फाई 1 और sin फाई 2 की वैल्यू फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू अगर 90 डिग्री ले लेते हैं तो sin 90 प्लस sin 90, sin 90 का वैल्यू 1 फिर sin 90 का 1 तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से ये आपका सेकंड इसका क्या हो गया कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक देखते हैं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज बल होता क्या है? अब टोटल बायोसावर्ट लॉ में 3 एप्लीकेशन है, हमने 2 किए हैं, एक एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लॉरेंज फोर्स को आप लोग रफ कॉपी में भी नोट कर लेंगे, बाद में इसको आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगले टॉपिक में इसका यूज होता है, इसलिए हमको इसको पहले पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप लोग बायोसावर्ट लॉ के तीसरे एप्लीकेशन को पहले राइट करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज बल? तो लॉरेंज नेम साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में किसी चार्ज को मूव करने के लिए एक फोर्स डेवलप किया, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी आवेश को गति करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है वो बल क्या कहलाता है लॉरेंज बल कहलाता है स्टूडेंट। मींस अगर हम लोग क्या ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक चार्ज को प्लेस कर देते हैं। अब ये चार्ज को मोशन करने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता होती है वो फोर्स आपका क्या कहलाता है लॉरेंज फोर्स कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को गति करने के लिए जितनी बल की आवश्यकता होती है वह बल क्या कहलाता है लॉरेंज बल कहलाता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एनी चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एनी चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लॉरेंज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब हमको तो पता चल गया कि लॉरेंज फोर्स होता क्या है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ इसमें लॉ है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला चार्ज। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज। मतलब जो बल का मान होता है वो आवेश के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्लियर है स्टूडेंट? दूसरा मतलब जो बल का मान होगा वो आवेश के अनुपाती होता है। दूसरा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर स्टूडेंट? जो बल का मान होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। एंड थर्ड वन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन या वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और जो बल का मान होता है वो वेग के किसके बराबर होता है? साइन थीटा गुने के। मतलब जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज है ये। अगर इस तरीके से कंपोनेंट डिवाइड किया जाए, और यहाँ पे वेग है और यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो इस तरफ क्या बनता है? v cos थीटा, और इस तरफ क्या बनता है? v sin थीटा। तो जो हमारा v sin थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो तीसरा जो होता है, बल का जो मान होता है वो वेग के ऊर्ध्वाधर घटक के अनुक्रमानुपाती होता है। वेग के ऊर्ध्वाधर घटक के अनुक्रमानुपाती होता है। तीनों नियम को मिला देते हैं तो q v b क्या हो जाता है? साइन थीटा। ये वाला साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगाएंगे k, q v b साइन थीटा। k का मान को कितना ले लेते हैं? 1, तो f बराबर कितना आ जाएगा? q v b साइन थीटा। ये हमारा एक आंसर हो गया इसके लिए, लॉरेंट फोर्स के लिए। लेकिन साइन थीटा को जब भी हटाते हैं तो हमको क्या लगाना रहता है? क्रॉस प्रोडक्ट, तो v क्रॉस b। ये हमारा वेक्टर के लिए फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। वेक्टर f इज इक्वल टू q वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉरेंट ने साइंटिस्ट ने क्या किया? एक फोर्स डिराइव किया किसी भी मूविंग चार्ज का फोर्स निकालने के लिए। अगर उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को, मोशनेबल चार्ज को कितना फोर्स चाहिए मोशन करने के लिए, उसका मान ज्ञात करने के लिए लॉरेंट ने एक बल दिया। उस बल को लॉरेंट बल या लॉरेंट फोर्स बोलते हैं। फोर्स की वैल्यू चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब बल का मान आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, बल का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, और बल का जो मान रहता है वो उसके ऊर्ध्वाधर घटक, जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट रहता है वेलोसिटी का, जितने वेलोसिटी से उसको मोशन करना है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीनों को जब एक साथ लिखेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v sin थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट k लग जाएगा, और k का मान 1 होता है, तो f बराबर क्या हो गया? q v b sin थीटा। और इस sin थीटा को जब भी हम घटाएंगे तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये आपका लॉरेंट फोर्स हो गया। अब इसका भी जो यूनिट होता है वो न्यूटन ही होता है स्टूडेंट। इसमें और आपको फोर्स के लिए कोई दूसरा यूनिट का यूज नहीं करना है।